हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज़ाद कुमार ऑफिशियल एंड स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिस्ट्री 12th का चैप्टर 14। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जो है कि बायो मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं? जैव अणु। जैव अणु क्या होता है? तो चलिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को, और बहुत ही मज़ेदार है ये टॉपिक, और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, उसका नाम है जैव अणु। क्या है? जैव अणु। तो सबसे पहली चीज कि जैव अणु होते क्या हैं भाई? जैव शरीर, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में जैव अणु का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए, तो जैव अणु होते क्या है? सबसे पहली चीज कि जैव अणु का कार्य क्या होता है और इनकी आवश्यकता क्यों है। तो हम ये कहेंगे कि शरीर में होने वाली सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हमें ऊर्जा मिलती है, प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, किसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है, या काम करने की शक्ति मिलती है, वो सभी जैव अणुओं के कारण। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। तो जैविक क्रिया मतलब कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को हम जैव अणु कहते हैं। और वो जैव अणु कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स, और न्यूक्लिक एसिड, तो ये सभी चीजें जो है ये क्या होते हैं? जैव अणु हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? फिर उसके बाद प्रोटीन के बाद हम विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन में एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हार्मोन्स, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़
जैव अणु क्या होते हैं? जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं को जैव अणु कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हमें पढ़ना क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट होती क्या है? हाइड्रेट, चलिए, तो हम ये कह सकते हैं आसान सी भाषा में कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जैसे देखिए CnH2O2n, तो कार्बन के हाइड्रेट को, हाइड्रेट यानी जल, कार्बन के हाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं, इसको एक्स कर सकते हैं, इसको वाई कर सकते हैं। तो कार्बन के हाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर यहाँ पे हम कार्बन एक्स और वाई की जगह 6 रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? C6H6 और वो 6, ये कार्बोहाइड्रेट यानी हमें ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। तो ये होता है कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये पुरानी परिभाषा है, तो ये ज़्यादा कुछ आगे तक नहीं जा पाई, इसलिए अब नई परिभाषा निकल के आई। पहले इसको समझेंगे। जैविक क्रिया में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहा जाता है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद मिले, एक्सेप्शन मिले, जिसके कारण यह मतलब जो परिभाषा है आगे तक नहीं जाई या नहीं गई, तो इसलिए नए डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो नए डिफिनेशन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देता हो, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चलिए, अगर हम क्या करें कि C6O प्लस 6H2O का जल अपघटन कराएं, ये कार्बनिक यौगिक हो गया, इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? C6H12O6। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका हम जल अपघटन कराते हैं तो बहुत सारे पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से डिफिनेशन नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट। तो अब लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मोनोसेकेराइड, और दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, जिसको डाइसेकेराइड भी कहते हैं, डाइसेकेराइड भी कहते हैं। उसके बाद और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। ये सारी चीजें होती हैं। मोनोसेकेराइड, इसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, और इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। एक एक करके हम लोग समझेंगे। 40 नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज मोनोसेकेराइड। चलिए देखिए, वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन न हो सके या संभव न हो, ऐसे लिख सकते हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर और अधिक सरल यौगिक में विभक्त नहीं होता है, देखिए, यह भी कह सकते हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन संभव ही नहीं होता है, या वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर और अधिक सरल यौगिक में विभक्त नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं C6H12O6। इसका जल अपघटन कराएंगे तो इससे ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है, तो ये एक मोनोसेकेराइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मोनोसेकेराइड। अब इसी को सेकेराइड कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको या सूत्र दिख रहा है C6H12O6, इसी को एक सेकेराइड या मोनोसेकेराइड कहा जाता है। अगली चीज है डाइसेकेराइड। इसको हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज भी कह सकते हैं। अगली चीज है, ये हो गया, जल्दी से नोट करो आप लोग। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड।
चलिए देखिए, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट जिनका या जिसका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड की संख्या या की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि C12H22O11। अगर इसका हम क्या करें, जल के साथ अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिसमें एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, और दूसरा होता है फ्रक्टोज। ये सभी मोनोसेकेराइड है। देखिए, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। इसको ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इन तीनों का जो रासायनिक समीकरण है या सूत्र है, एक ही होता है। स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार से होता है और ये अलग अलग पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। ओ सॉरी, पॉलीसेकेराइड नहीं, हम थोड़ा मिस्टेक कर गए, इसमें ओलिगोसेकेराइड होता है। ओलिगोसेकेराइड, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? अभी देखे हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें मल्टोस है। तो मल्टोस का अगर हम क्या करें, जल के साथ माल्टोस का जल के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो ज़्यादा एग्जांपल देंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से समझते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से बताया जाएगा। अब होती है पॉलीसेकेराइड। मतलब कि वही चीज़ कि अगर हम किसी कार्बनिक पदार्थ का या कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसेकेराइड की संख्या अत्यधिक प्राप्त होती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर अत्यधिक मोनोसेकेराइड की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हो जाता है स्टार्च। क्या? स्टार्च ऐसे लिखते हैं C6H10O5 N प्लस NH2
तो इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें N6C6H12O6। तो n का मतलब कि अगर हम क्या करेंगे n से कोई मतलब कोई भी अंक या कोई भी वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हमें क्या प्राप्त होगा, मोनोसेक्राइड की संख्या प्राप्त होगी। स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, इन सब चीज़ों का अगर हम क्या करें जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसेक्राइड की संख्या बहुत सारी प्राप्त होती है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसी में ये मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ये होता क्या सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो इस समझते हैं इसकी संरचना। तो संरचना क्या होती है, इनकी दो संरचना होती हैं, एक अचक्रीय, दूसरा चक्रीय। हम लोग बनाना भी सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है चक्रीय। अचक्रीय क्या होता है कि हमें अगर सेकेराइड की C6H12O6 का स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एल्डिहाइड समूह जो होता है CHO ऐसे लिख लेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ठीक। और लास्ट में क्या लगाएंगे हम CH2OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि कितना कार्बन, 6 कार्बन है, 1 2 3 4। इधर ऊपर से क्या करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इस साइड लगाएंगे, बाकी सब में इस साइड लगा देंगे, और जो बच रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हो गई ग्लूकोज की संरचना, ठीक है। इस प्रकार से ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, बनाई जाती है। ये अचक्रीय संरचना है। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो अब इसी से अचक्रीय संरचना मतलब चक्रीय संरचना कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि इसको यहीं से इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। या ऐसे लाइन खींच लीजिए आप, जो नीचे है उसको ऐसे ही रहने दीजिए OH, और यहाँ से क्या करिए कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है उसको इस तरह से जोड़ दीजिए, और नीचे से जो दूसरे नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसी में इसको मिला दीजिए और हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। 1 2 कार्बन हो गया, 2 3 4 5 6। चलिए, तो यहाँ का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये ऊपर जुड़ जाएगा, यहाँ पर इस साइड जोड़ दीजिए या इस साइड जोड़ दीजिए, 1 2 3। इधर से ये OH इधर रहेगा, बाकी सब इसमें रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गई चक्रीय संरचना, ठीक है। बनाना बहुत आसान है, बस क्या करना है आपको, एक ऐसी लाइन खींचनी है, ऊपर CHO कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे CH2OH, और बीच में 4 लाइन ऐसे खींच देंगे। और ऊपर से काउंट कर लेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो इस साइड लगेगा और बाकी सब में इस साइड लगेगा। अब हो गई संरचना। तो सेम चीजें वही है, और चक्रीय संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से बीच में जोड़ देंगे और इसको मिलाएंगे इस हाइड्रोक्सी वाले नंबर पे। इस तरफ हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ का जो OH है वो सबसे ऊपर जोड़ देंगे, हो गया। बीच में वही 1 2 3, तीसरे नंबर का जो हाइड्रोक्सी वो अपनी जगह पे रहेगा इस साइड, बाकी सब में इस साइड रहेगा, हो गई चक्रीय संरचना। तो ये सभी क्या है, मोनोसेक्राइड की संरचना है। एक और संरचना होती है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, इस प्रकार की संरचना होती है।
बनाएंगे कैसे, यहाँ से हम क्या कर देंगे HOH, HOH, और तीसरे नंबर का जो हाइड्रोक्सी रहेगा वो अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर रहेगा, HOH। और यहाँ पे जो लगाया जाता था CH2OH वो अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पे क्या लगेगा OH। हो गई संरचना, ठीक है। तो ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड की संरचना है। चलिए देखिए, ये सारी, अब देखिए डाइसेकेराइड की संरचना अगर हमें प्राप्त करनी हो तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर बना करके यहाँ से क्या कर देंगे, बीच में ऑक्सीजन लगा करके ऐसे, यहाँ से HOH HOH OH H, ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे H रहेगा, HOH OH H, यहाँ पे CH2OH, ये सारी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया जाता है कि डाइसेकेराइड की संरचना प्राप्त की जाती है, कि जिसमें मोनोसेकेराइड को हम आपस में जोड़ देंगे इस प्रकार का बंध लगा करके, तो उसे डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H हो जाएगा OH, यहाँ पे वही चीज़ रहेगी OH H OH, यहाँ से CH2OH H, यहाँ पर वही चीज़ HOH ये अंदर रहेगा, यहाँ पे CH2OH। तो ये क्या हो गया, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड के। अगर इसी प्रकार की होगी तो हम 3 ठो जोड़ दें या 4 जोड़ दें इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, हो जाएगा पॉलीसेकेराइड HOH, यहाँ से क्या हो जाएगा OH HOH CH2OH H, यहाँ वही चीज़ CH2OH HOH H, यहाँ पे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको CH2OH H2OH H HOH H, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, HOH CH2OH, ये हो गई
ओलिगोसैकेराइड की संरचना या डाइसैकेराइड की संरचना। तो इस प्रकार से यह इसकी संरचना होती है। एक बार फिर से रिविजन करते हैं। जैव अणु क्या होते हैं? देखिए, जैविक क्रिया में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहा जाता है, ठीक है। और जैविक क्रिया होती है कि मतलब जो रासायनिक मतलब क्रिया करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। पुरानी परिभाषा के अनुसार अगर कहें तो कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी हाइड्रेट यानी जल। उसके बाद जो नई परिभाषा है उसमें देखिए हाइड्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। नई परिभाषा के अनुसार CH, मैं यहाँ पे बनाता हूँ CHO CH2OH। नई परिभाषा के अनुसार इस परिभाषा को ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब बहुत सारे OH लगे हों और उसमें क्या हो, एल्डिहाइड या कीटोन जुड़ा हो, तो वह कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब बहुत सारे क्या हो, OH समूह लगे हों और उसमें क्या हो, एल्कोहल एल्डिहाइड जुड़ा हो, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो फिर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।